बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबले के साथ मैं हूं सरवत वलीम। रऊफ क्लास्टा, आमिर मतीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पैनामा केस का अहम दिन, JIT के तहफ्फुज़ात पर हुकूमती जवाब मुस्तरद कर दिया गया। हुकूमत की जानिब से मुनज़्ज़म मुहिम के तहत जजेस पर लिफाजी हमले, SCP की जानिबदारी और IB के किरदार पर भी जजेस का इजहार बरहमी। JIT के तहफ्फुज़ात पर कार्रवाई शुरू। चेयरमैन SCP जफर हिजाजी के खिलाफ तहकीकात FIA करेगी तो DG IB आफ्ताब सुल्तान के मुस्तकबिल का फैसला सुप्रीम कोर्ट खुद करेगी। पूरी हुकूमत, हुकूमती तर्जुमान और तमाम रियासती इदारों की जानिब से एक खानदान की गुलामी पर सुप्रीम कोर्ट का इजहार अफसोस। अपने लोगों से कहें कि हद में रहें। अदलिया और JIT के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम ना रोकी गई तो ना खुशगवार हुक्म जारी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सख्त वार्निंग जारी की गई। इसके साथ साथ JIT के सामने शहबाज शरीफ साहब पेश हो चुके। अब बारी है रहमान मलिक की। और किस किस का बुलावा JIT की जानिब जा सकता है और JIT की तरफ बुलाया जा सकता है, इस पर भी हम डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम के जब दूसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे शरीफ खानदान की मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ एक और अहम गवाह सामने आ गया। शरीफ खानदान ने मनी लॉन्ड्रिंग किस तरह से की, साबिक डिप्टी डायरेक्टर FIA इनामुर रहमान JIT को तमाम सबूत देने के लिए तैयार हैं। 1993 में शरीफ खानदान ने लंदन फ्लैट्स की तमाम इंक्वायरी उनसे मुकम्मल की गई थी, मगर बाद में वही फाइल गायब कर दी गई। इनामुर रहमान ने शरीफ खानदान की मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में क्या क्या इंकिशाफात किए और JIT में शरीफ खानदान के खिलाफ उनकी गवाही रहमान मलिक के बाद किस हद तक खतरनाक साबित हो सकती है, डिटेल से इस पे भी बात करेंगे। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे कि सेनेटर सलीम मानवावाला की, जिन्होंने लाहौर एयरपोर्ट के ठेकों में करप्शन के हवाले से बहुत बड़ा इंकिशाफ किया है, इसकी भी डिटेल्स हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले आमिर साहब, आज पैनामा केस के अहम हियरिंग थी, अहम दिन था। तमाम रियासती इदारों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट हमें काफी बरहम नजर आई कि एक ही खानदान की गुलामी किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट बरहम नहीं सिर्फ थी, नज़र आ रही थी, थोड़ी सी बेबस भी नज़र आ रही थी। कि बेबसी ये है कि उनके अल्फाज सुनने के नाराज़गी और बेबसी का जो थे आज कि JIT के ख़िलाफ़, ये उनके अल्फाज हैं कि हुकूमत मुनज़्ज़म मुहिम चला रही है, अपने लोगों से कहें कि हद से ना बढ़ें। ये अटॉर्नी जनरल से दरख्वास्त कर रही थी अदालत जो है। 8 लोग, एक जज साहब ने कहा कि 8 लोग जो है टीवी पर बैठ कर JIT पर हमले करते हैं। दूसरे जज ने कहा नहीं, 9 हैं। पब्लिक ऑफिस होल्डर JIT पर हमला कर रहे हैं। फाइनली सबको नोट कर रहे हैं कि केस को मंतकी इंजाम तक पहुंचा कर मुनासिब वक्त पर फैसला करेंगे। अब ये जो बुरा तो मनाते हैं हुकूमत वाले, जब आसिफ खोसा साहब का जो अब तारीखी जुमला हो गया है कि जिन्होंने माफिया के मतलब कहा है, तो ये अब माफिया ही है कि अदालत नज़र आ रही है कि वो कह रहे हैं कि आज शिकायतें आई जो JIT के उसके केस के ऊपर जो चल रहा था कि SCP के चेयरमैन साहब के खिलाफ क्या किया आपने, क्योंकि जी उन्होंने डिनाई कर दिया, अटॉर्नी जनरल ने कहा। तो अब वो उन्होंने कहा जी FIA को दे देते हैं। अब ये भी अदालत ने कहा कि FIA भी कैसे करेगी, FIA भी कॉम्प्रोमाइज्ड है। उसके बाद जो है इस वक्त सूरत हाल ये है कि इतनी ज़्यादा जकड़ा हुआ है हुकूमत को, इतनी हेल्पलेस अदालतें हैं कि आप देखें कि अटॉर्नी जनरल और जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है वो ओहदे खाली पड़े हुए हैं। SCP चेयरमैन का अदालत से सुन लिया आपने। IB और FBR के जो चेयरमैन हैं और DG जो IB के हैं वो एक्सटेंशंस पे हैं। उसके बाद हम जिक्र करते रहते हैं कि 7 मेजर जो फेडरल मिनिस्ट्रियां हैं वो 20वें ग्रेड के अफसर, जिनकी आजकल जो है 21वें ग्रेड की तरक्की का बोर्ड बैठ गया है, उस पर ज़्यादा बात करेंगे, पर एक्टिंग चार्ज पे रखे हुए हैं और गैर कानूनी तौर पे रखे हुए हैं। 20वें ग्रेड के अफसर जो है वो लग नहीं सकते थे, मगर एक्टिंग चार्ज पे रखे हुए हैं। सारी गवर्नमेंट ही एक्टिंग चार्ज पे रखी हुई है। और वो जो लाइंस होती है ना कि हुकूमत और ज़ाती ज़िंदगी, वो बिल्कुल इस नून लीग में वो ब्लर्ड हो गई है कि अदालत की भी आज बार बार अटॉर्नी जनरल को वो हर दफ़ा याद कराते हैं कि जनाब आप रियासत के हैं, अब क्या करें अटॉर्नी जनरल साहब। अटॉर्नी जनरल सारी उम्र जो है इनके ज़ाती वकील रहे हुए हैं। अब अटॉर्नी जनरल ज़ाती वकील हैं, जो ज़ाती अकाउंटेंट थे, जो कि देबिया केस में अब सबूत के तौर पर पेश कर दिया हुआ है, वो मुल्क के जो हैं मुल्क के अकाउंटेंट भी वही हैं, फॉरेन मिनिस्टर डार साहब। जो पर्सनल सेक्रेटरी थे पहले, अब वो सरकारी पर्सनल सेक्रेटरी बन गए हैं। आसिफ रहमानी साहब आजकल बड़ा शोर में जाते हैं। छोटा भाई जो है सूबा चलाता है और जो है भतीजा जो है MNA के फंड्स को देखता है, साहबजादी जो है वो मीडिया को देखती है। तो ये तो एक ख़ानदान के अंदर ही सारा कुछ हो गया ना।
उसमें अदालत को मैं समझता हूँ ये जो सारा केस जो है, अब ये पैनामा का जो था ना, करप्शन का नहीं होगा, ये इदारों के मफलूज होने का हो गया सब चीजें खुल कि के सामने आ ये गई बिल्कुल एक उन्होंने जो बस वो कह दिया ना शुरू में कि माफिया की डेफिनेशन कर दी है, पर ये माफिया ही चल रहा है, ये इसको कार्टेलाइजेशन कह लें जो भी कर लें, मगर ये सारा शिकंजे में निजाम बंधा हुआ है। पर मैं समझता हूँ कि ये थोड़ा सा इतना जो जकड़ा हुआ है और किसी के खिलाफ कोई तफ्तीश ही नहीं हो सकती, ये बहुत बड़ा जुआ खेल रही है नून लीग कि ये बार बार ये रोज जो सुर्खियों में सरगोशियों में वो जो कान में कहा जाता है ना कि वो ISI जो है ना वो GIT का सिक्योरिटी निज़ाम रन कर रही है। हमने पिछले प्रोग्राम में कहा है जनाब इसको आंख मार के यूं लाश ठिकाने लग गई वाले तरीके से ना कहें, ये हकीकत है कि आर्टिकल 190 के तहत फौज को ये इख्तियारात दे दिए गए हैं, उनसे MI भी मांगी गई है, ISI भी मांगी हुई है, ये आर्टिकल 190 इन्वोक्ड है और इम्प्लीमेंटेशन के प्रोसेस में है। फौज ने इनकार नहीं किया था ISI और MI के बंदे देने थे और ना ही कर सकते थे, तो आर्टिकल 190 के तहत मजबूर ना करें अदालत को कि वो मजीद कोई एक्शन भी लें। वैसे कह दिया उन्होंने कि वो आज कह रहे हैं बार बार, जब ये जुमला अदालत कहती है कि हद से तजावुज ना करें अटॉर्नी जनरल साहब, आप रियासत के अटॉर्नी जनरल है, तो वो कहने की ये कोशिश कर रहे हैं कि जनाब ये हमारे पास ऑप्शंस हैं, आर्टिकल 190 के तहत वो ISI को ऑलरेडी बुला चुके हैं, मजीद भी उनको कह सकते हैं। 4 कंपनियां मैं कहता रहता हूं उनको बुलाने की सिंपली जरूरत है, बाकी की काम है। और ये कोई लेट्स से दैट कि हम ISI के पॉलिटिकल रोल पे हमेशा नकाद रहे हैं, उस पर तनकीद करते रहे हैं, मगर ये विद इन देयर इख्तियार है, उनके सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार में है और ये रॉ नहीं है, ये ISI अपने मुल्क की एजेंसी है। ठीक है माजी में उसके काफी गलत रोल रहे हुए हैं, मगर इस वक्त वो लीगली राइट पोजीशन पे हैं और मजबूर ना किया जाए, मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट को कि वो उस हद तक उनको मजीद जो है उनके इख्तियारात को एक्सटेंड कर लें और को मुनासिब हुक्म जारी किया जाए। क्योंकि आज की प्रोसीडिंग के हवाले से क्लासा बात हो रही है, तो आमिर साहब ने बता दिया अटॉर्नी जनरल से मुकम्मल मायूसी जाहिर की है, लेकिन जो आमिर साहब कह रहे हैं कि वाकई आपको भी लगा कि सुप्रीम कोर्ट बेबस भी नजर आई है आज? मैं इसमें अटॉर्नी जनरल से शुरू करते हैं जी। मुझे नहीं समझ आ रही कि हमारी ऑनरेबल अदालतें जो हैं उनसे क्यों मायूस हुई हैं, या उनसे क्यों फेयर प्ले की तवक्को रख बैठते हैं, हम रख बैठते हैं या अदालतें रख बैठते हैं। अपॉइंट कौन कर रहे हैं अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को? हुकूमत नहीं। अब जरा स्पेसिफाई हो ना, नवाज शरीफ साहब करते हैं ना, या इससे पहले गिलानी साहब करते थे ना, या उससे पहले जनरल मुशर्रफ साहब करते थे ना, उसकी क्या क्वालिफिकेशन क्या होती है? मसलन और जनरल परवेज मुशर्रफ साहब ने लगाया था, मलिक कयूम को लगाया था अटॉर्नी जनरल। मलिक कयूम वही बदनाम जमाना जिनकी टेपें आई थी। जनरल मुशर्रफ साहब का हम समझते हैं ना कंपैरेटिवली जी कि वो एक हाई मॉरल ग्राउंड लेके आए थे कि जो पॉलिटिशियंस काम करते हैं, मैं उस तरह के काम नहीं करता भाई। उन्होंने उसी मलिक कयूम को जिसके खिलाफ रेफरेंस किया था, जुडिशरी ने किया था, ये 2001 की बात है, जिन्होंने उस वक्त ये सजाएं दी थी, उनके टेपों का स्कैंडल आया था कि बेनजीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी को, जो सैफ रहमान और उनको मियां नवाज शरीफ साहब के कहने पर सजाएं दी गई थी, उनको बरतरफ किया गया था एज ए जज के तौर पर। वहां पे सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने किया था, यहाँ पे बरतरफ हुआ है कि आप लोग जो हैं आपने यहाँ पे सैफ रहमान साहब और दीगर के कहने पे बेनजीर भुट्टो को आपने सजाएं दी हैं, और चीफ जस्टिस भी थे उस वक्त, कोई राशिद अजीज साहब थे मेरा ख्याल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उन पे आई थी चीजें आई थी यहाँ पे। उन्हीं को जनरल मुशर्रफ ने 5 साल बाद या 6 साल बाद अपना अटॉर्नी जनरल लगा दिया था सर। मैं आपको बता रहा हूं, फिर फिर कल को अदालत उनसे ये कहती है कि जी अटॉर्नी जनरल साहब, आप मलिक कयूम साहब, आप फेयर प्ले का मुजाहरा करें और जनरल मुशर्रफ के खिलाफ तहकीकात करके लें, ये पॉसिबल है? उसी मलिक कयूम को पीपल्स पार्टी ने जिनको सजा दी थी, मैं ये कहने वाला था, जिनको सजा दी थी बेनजीर भुट्टो को और आसिफ अली जरदारी को, उसी आसिफ अली जरदारी साहब ने उसी मलिक कयूम को कंटिन्यू करवाया था 1.5 साल एज अटॉर्नी जनरल। उसके बाद कौन लगे थे? मुझे याद है लतीफ खोसा साहब, हमारे दोस्त ऑनरेबल, वो लगे थे। अब उन खोसा साहब को कहा जाता कि खोसा साहब आप जाएं और जरदारी साहब या गिलानी साहब के खिलाफ ये तहकीकात करके लाएं, हमारा साथ दें। भी अदालत ने तो नहीं लगाया खोसा साहब को, ना मलिक कयूम को, तो ना किसी और को, या मुरीर मलिक साहब भी तो दरमियान में लगे थे या कुछ। ओ भाई, उनकी पहली ही उनकी क्वालिफिकेशन किसी के अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान बनने की होती है पर्सनल लॉयल्टी, कि कितने उस खानदान के, उस हुक्मरान के, वजीर आजम के आप घर के कितने उनके लॉयल हैं, उनके आप उनकी हुकूमत के कितने हुकूमत इस हद तक डिलीवर करने को तैयार हैं कि यान मलिक का 2 साल से केस लड़ रहे हैं, तो वो अटॉर्नी जनरल के तौर पे क्या किया होगा? तो लिहाजा उनसे वो जो अपने औसाफ साहब हैं, शरीफ आदमी होंगे, मान लेते हैं अच्छे बंदे होंगे, लेकिन उनकी पहली और आखिरी जो लॉयल्टी है
वो मियां नवाज शरीफ साहब के साथ है, उनके इंटरेस्ट के साथ है। मियां नवाज शरीफ साहब वजीर आजम हैं तो इशरत अशरफ साहब अटॉर्नी जनरल हैं। ये लाइन क्लियरली आपको पूरे मुल्क को समझने चाहिए। मैं तो यहां तक है, तो ठीक है फॉर्मेलिटी होती है अटॉर्नी जनरल की कि जनाब आप एक लीगल माइंड हैं। भाई ये जेम्स कॉनी कौमी थोड़े हैं कि जनाब के जिनको कहा जाएगा, ट्रंप कहेगा कि कौमी साहब आप मेरे वफादार रहेंगे, वो कहेगा नहीं सर आप मुझसे बिल्कुल बिल्कुल आप ईमानदारी की तवक्को रखें। वो ये हम पाकिस्तानी क्राउड है यार, यहाँ पर्सनल लॉयल्टी चलती हैं। मुझे तो अदालत के माजरत के साथ में बड़ा आपको पता है बहुत बड़े एडवोकेट हैं, ये सवाल ही एक वो है कि आप हमें असिस्ट करें अगेंस्ट द गवर्नमेंट, क्यों कि आपके ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल की ये तकाजा है। ये किताबों में कोई चीजें कुछ और लिख दी जाती हैं सर, लेकिन ऑन ग्राउंड ब्रेक के बाद आप कहेंगे कि अदालत के बाद मैं ही कह रहा हूं कि और ऑप्शन आएंगे। अटॉर्नी जनरल अपने ऑफिस में काम नहीं कर रहा ना, अपनी मुआवनत के लिए किसी बड़े वकील को पकड़ के वो लगा सकते हैं। वो 190 के तहत बहुत ज्यादा इख्तियार है। 190 के तहत तो बेपनाह इख्तियारात मौजूद हैं और मजीद ऑप्शन हैं जिन्हें ज़ेर इस्तेमाल लाया जा सकता है। लेकिन इसके साथ साथ प्रोसीडिंग में सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमती खुफिया एजेंसी IB के किरदार पर भी बेहद सवालात खड़े किए हैं। वो सवालात और उनके जवाब भी जानने की कोशिश करेंगे हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। सुप्रीम कोर्ट की आज की प्रोसीडिंग के हवाले से बात करें। क्लासेस साहब 190 का हवाला आमिर साहब बारहा दे चुके हैं, क्या इख्तियारात इनके पास हैं और इसके बारे से क्या ऑप्शन ज्यादा रिसर्च है। आप 190 आमिर साहब से पूछे, मैं जरा उसी को कंटिन्यू करना चाहता हूँ, अटॉर्नी जनरल से आगे लेके चलते हैं कि अगर उस जज को जो डिसमिस हुआ वहाँ डिसग्रेसफुली कि आपने यहाँ टेलीफोन पे आपने हिदायत लेके सैफ रहमान की और उसकी शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ साहब की आपने बेनज़ीर भुट्टो को 7 साल सजा दी, उसको जनरल मुशर्रफ साहब अटॉर्नी लगाते हैं। मैं ये बता रहा हूँ अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान, मुझे 2-4 चीज़ें आज तक समझ नहीं, आमिर साहब मुझे इस पर एक्सप्लेन करें। जैसे हर उसकी वो होता है किसी प्रोफेशन में आपकी जो मिराज होती है ना सबसे बड़ी कि मैं कोई उसके टॉप पे, जो मैंने ये देखा है ऑलमोस्ट कोई 99% 1% निकाल देते हैं। सबकी जिंदगी में एक ही ख्वाहिश होती है कि मैं किसी हुकूमत का अटॉर्नी जनरल लग जाऊं। ये मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा, उनके आज तक मुझे नहीं समझ आई कि उसकी लीगल उसमें क्या अहमियत है। क्या जजेस के साथ कोई रेपो बन जाती है, कोई उसके साथ मुसलसल राब्ते में रहते हैं, हुकूमतों में आपका तल्लुकात बढ़ जाते हैं, क्लाउड आपके ब्यूरोक्रेसी में बढ़ जाता है। आप मतलब 6 महीने साल बाद इतने रहते हैं, 6 महीने साल से ज्यादा कोई अटॉर्नी नहीं रहता, इतने रहते हैं। मेरे ख्याल मुशर्रफ साहब दौर में ये मखदूम साहब थे, वो लंबा अरसा रह गए थे। अदरवाइज यहाँ पे 6 महीने वो बारें लगाते रहते हैं यार। आपको याद है सलमान भट्ट साहब कितना अरसा रहे थे, वो भट्ट साहब पहले आए थे यहाँ पे, वो लगे अटॉर्नी जनरल, उनको हटा के इशरत साहब को लगे। इनका भी मुमकिन है कि अभी आखिरी 6 महीने रह गए हुकूमत के कि इनको हटा के किसी और को अकोमोडेट कर लें, उनके नाम के साथ भी लग जाएगा कि एक्स अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान। मुझे तो खैर आज तक इसकी समझ नहीं आई कि लाखों करोड़ों रुपए की फीसें लेने वाले वो 2-2.5 लाख रुपए की नौकरी क्यों कर लेते हैं। वो आगे लाखों करोड़ों की जो फेलो वकीलों को देनी होती नौकरी उनके इख्तियार में होती है। ये बात मैं अब इसकी डिटेल में जाना नहीं चाहता, जो वकील हमारे भैया सब कुछ समझ रहे होंगे ये क्या खेल होता है। तो जनाब ये पहले अपने जहन से उतार दें कि वहां पर इशरत और साहब जो है ना इस वो जस्टिस को सर्व करने आए हैं, वो यहाँ पे अदालतों का यहाँ पे वो उनकी बालादस्ती कायम करने आए हैं, वो इंसाफ और कानून का यहाँ पे बाला वो क्या कहते हैं बोल बाला करने आए हैं हजूर। वो एक अदद हमारी तरह की मुलाजमत करने आए हैं। वो अपने नाम के साथ अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान लगवाना था, अल्लाह माशाल्लाह उनके नाम के साथ लग गया है। जहां पे बार में जाएंगे, जजेस के पास जाएंगे, सहाँ पे जाएंगे, उनका ओहदा अब ऐसे ही रहेगा। सो ये तवक्को न रखें उनके साथ। एक चीज, दूसरा जो चीज साबित होती है कि इस मुल्क में इदारे तबाह होने वाली कहानी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। सारा इदारे एक एक करके सुप्रीम कोर्ट के आगे मेरा ख्याल एक्सपोज हुए हैं, और सुप्रीम कोर्ट भी पता चला होगा कि ये जो इमरान खान रो रहा था, हम मीडिया के लोग कह रहे थे, और आमिर मतीन साहब का बड़ा मशहूर फिक्रा है कि सारी चीजें रिग्ड हो गई, सारे इंस्टीट्यूशन रिग्ड हो गए। रिग्ड ऐसे होते हैं, अटॉर्नी जनरल साहब कहते हैं नहीं जी नथिंग इज, ठीक है जी कोई मसला नहीं है, उन्होंने डिनाई कर दिया, उन्हें कुछ हुआ ही नहीं है। उसको नायब कहते कुछ भी नहीं हुआ। FIR कहते सर जी की होगा तो की होगा सर जी। SCCP कहते जनाब क्या मसला है, मसला ही कोई नहीं है। तो ये सारा क्या है, ये मतलब है उनके नजदीक देखे कैसे वफादारों की उन्होंने टीम इकट्ठी की। दाद तो देना, बंदे कैसे चुने हैं, जिस इदारे पे बंदा लगाया है ना वो इनको उसने लेट डाउन नहीं किया। ये दाद दें इन वफादारों को, बिल्कुल इनको मरदम शनासी की दाद दें। जहां पे पैसा शनासी की इनको, अगर इनमें पैसा शनासी है वहां पे मरदम शनासी भी है। पैसा कैसे बनाना है और उस पैसे को प्रोटेक्ट करने के लिए बंदे आपने किस किस जगह पे लगाने वो सब जानते हैं अल्लाह के फजल से। जूनियर्स रखें और एक्टिंग रखें सर हर जगह, खाली रखें। आज क्या हुआ है, मतलब उन्होंने FIA को कहा है कि
कि आप इन्वेस्टिगेशन करें। एफआईए का डीजी जो है, आज क्या डेट हो गई है सर, 19 है जी, आज 19 दिन से एफआईए का कोई डीजी नहीं है, पता है वो डीजी की सीट खाली पड़ी है, वहां पे अहमद लतीफ साहब को चार्ज दे दिया उन्होंने। ये मुल्क चल रहे हैं, एससीसीपी आपकी उस पर रहेगी, एफआईए इतना बड़ा इदारा है उसका कोई डीजी नहीं है। अब फैसला होगा कि डीजी कौन लगेगा, चौधरी साहब साफ ज़ाहिर है वो उसके वो चाहें कि मेरा बंदा लगे, वहां पे जो वजीर आजम ऑफिस में फवाद चाहेंगे कोई मेरा बैच में लगे, कॉमन लगे। सो ये इस तरीके से कोई पर्सनल लॉयलिस्ट ढूंढा जाएगा इस मौके पे कि कोई ऐसा रिस्क ना ले कि कोई जेम्स कॉमी टाइप बंदा आ जाए कि जनाब मुझसे वफादारी को उम्मीद ना रखें, मुझसे आप ईमानदारी की आके रखें। सो ये वो आपके हालात हैं, ये आपकी चीजें हैं जिनमें जेएटी काम कर रही है। और आज उन्होंने जेएटी को सही एडवाइस किया। ये एडवाइस आमिर साहब और मैंने लास्ट वीक की थी कि आप मीडिया के चक्कर में ना पड़े। रऊफ क्या कह रहा है, आमिर क्या कह रहे हैं, ABCD क्या कह रहे हैं, लीव देम टू देयर जॉब। मीडिया का अपना काम है, लेट देम डू दैट। आपको अच्छा लगता है, बुरा लगता है, करने दें। हाँ, जो बड़ा बुरा काम हुआ है, जो उन पर जिनकी जेन्युइन उनकी कंप्लेंट बनती थी जेएटी की, वो थी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो ने जो उनके बारे में कवायद इकट्ठे किए हैं। मतलब ये है कि वो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जो आमिर कहता रहता है कि बेसिकली तो सुप्रीम कोर्ट की एक्सटेंशन है। उनके पास दो पावर्स हैं, एक तो सुप्रीम कोर्ट की पावर्स डेलीकेट की हुई हैं, दूसरी जो आर्टिकल 180 की बात ये करते हैं कि उनके पास इवन फौज प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा इख्तियार रहते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑटोनमस बॉडी के फॉर एग्जांपल चीफ को नहीं बुला सकता, वो बुला सकते हैं। सो आपने आपने इंटेलिजेंस ब्यूरो को उनके पीछे लगा दिया है और आफ्ताब सुल्तान साहब जो हैं वो उसको कंफर्म कर रहे हैं, हाँ जी हमने इनका डाटा इकट्ठा किया है, जिसमें ठीक है कर लिया उन्होंने अजमत सईद साहब ने, तो फिर आप हमारा भी इकट्ठे कर रहे होंगे। अभी आप आमिर साहब से इस पर पॉइंट ऑफ व्यू ले लें, मैं फिर डिटेल बताऊंगा कि हमारे यहाँ इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं ये पहली दफा ये सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश नहीं हो रही ना। सुप्रीम कोर्ट पहली दफा इनको इन टैपिंग पे, इनको मॉनिटरिंग पे इनको बैठ के बुला रही है। माजी में भी कुछ दफा इनको बुलाया गया, वो मैं डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा। जरा आमिर साहब से थोड़ा सा ठीक है, बिल्कुल आईबी की बात हो रही है। आमिर साहब, ये तो आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि आईबी के पास कौन सा इख्तियार है कि हर मामले में अपनी नाक फंसा रहे हैं अंदर। नहीं, वो आईबी पे आज तफसीलन जो है माजी के हवाले से क्लास करेंगे ये सारे। बात की है कि सुप्रीम कोर्ट जो है उनको ये उस सतह पे ले जा रहे हैं कि पहले हुकूमत ने ये इमेजिन कर लिया हुआ है कि ये जेआईटी हमारे खिलाफ जा रही है। पहले नहीं था, पहले मिठाइयाँ खाई, वो बांटा, फिर दरमियान में प्रोसीडिंग्स के बाद वो अंदाज़ा हुआ कि जनाब वो हुसैन नवाज के बाद फिर तारिक शफी के बाद कि ये तो हमारे मुताबिक नहीं जा रहा। फाइनली जब प्राइम मिनिस्टर खुद गए, और जो कि हालांकि उनको एक्सपेक्ट करना चाहिए था, वो क्वेश्चनिंग जो किन लाइंस पे हैं, तो वो उसके बाद से तो बिल्कुल उन्होंने ये कर। अब वो सिर्फ जेआईटी पे अटैक नहीं कर रहे, वो जेआईटी ने, याद रहे कि जेआईटी ने एक रिपोर्ट देनी है जिसके बाद इस बेंच ने फैसला करना है, वो उस बेंच को अटैक कर रहे हैं। अब जो है आज जब अदालत ने कहा है कि हमें समझ आ रही है कि ये कौन कर रहा है और हुकूमत ये मुहिम चला रही है, तो हुकूमत अरकान जो है बाद में कह रहे थे हमें भी पता है आप कहाँ से क्यों कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल, ये कहा गया था। ये जो जुमला है ना, इसके पीछे जो है ना, ये इनका मफरूजा है कि जनाब ये तो पीछे हम कह देते हैं, ये जो इशारों में बात कर रहे हैं हमें कोई डर नहीं है, ये मफरूजा ये इशारा दे रहे हैं कि इसके पीछे फौज है। तो हमारा ये कहना है, मैं कंसिस्टेंट प्लाजा साहब ये कह रहे हैं कि जनाब ये कोई मफरूज़ा नहीं है आपका, और ये कोई आंख का इशारा भी नहीं है, ये इन राइटिंग उन्होंने लिख के दिया हुआ है कि जनाब ये 3 आइन की दफात हैं, जिनमें से एक 190 है, जिसके अंदर उन्होंने ओपनली कहा हुआ है कि जनाब आपकी हमें सर्विसेज चाहिए, इन्वोक्ड है और अंडर इम्प्लीमेंटेशन है, तो इसमें से साजिश को निकाल दें। इसमें साजिश नहीं है और ये कोई छुपी ढकी छुपी बात भी नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि ISPR वाले जो है इसके ऊपर क्या बयान देंगे, डायरेक्टली नाम लेंगे तो वो जवाब देंगे। इस तरह ही अदालत भी खुद या JIT जो है वो उस तरीके से अपने जवाब नहीं दे सकती। उनको डिफेंड करना सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है, और जो है सुप्रीम कोर्ट की जिस तरह वो एक्सटेंशन है, तो ये जो अटैक आ रहे हैं, अभी आज प्रोसीडिंग्स हुई हैं, मैं कल भी अभी जारी हैं, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को ये अंडर एस्टिमेट ना करें, उनके बेताशा इख्तियारात हैं। और ये अटॉर्नी जनरल का ऑफिस भी, अगर वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये उसकी कंपल्शंस हैं, और माजी में क्योंकि ऐसा होता रहा, ऐसा होना नहीं चाहिए, ये किताबों में ऐसा नहीं है, ना ही फोर फादर्स की जब आइन के अंदर इसका रोल बनाया गया था ये ख्वाहिश नहीं थी। ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम काफी सालों से, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पिछले 20-30 साल से ऐसे ही होता आ रहा है, ऐसी इंटेंशन नहीं थी। इस तरह ही जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के मतलब ऐसी इंटेंशन नहीं है, अगर एक सुप्रीम कोर्ट का जज गलती करता है तो इसका मतलब नहीं है कि आइन में उनका ये रोल लिखा हुआ था, ये गलत रोल हो रहा है। अगर फर्ज करें ये नहीं, निजाम में गलती है, तो फिर अदालत के पास ऑप्शंस हैं
कि वो, मैं समझता हूँ मुआवन के लिए किसी बड़े धांसू किस्म के 10 वकील हैं, उनको बुला लें कि आप हमारी मुआवनत करें और ये इन्वेस्टिगेशन करें। मगर प्रॉब्लम फिर आता है एक जीआईटी के ऊपर एक और जीआईटी बनानी पड़ती है, अब वो एक मजाक बन जाता है ये सारा। तो बेसिकली लास्ट पॉइंट कि अपनी जो मेन कोर्स से उनको इस वक्त नहीं हटना चाहिए। जीआईटी में एक तफ्तीश जारी है प्राइम मिनिस्टर की, उस पे वो मेन फोकस रहना चाहिए। ये जो है ना, ये थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शंस हैं। बिल्कुल, ये हिदायत भी कर दी गई है कि आप अपने काम पे फोकस रखें। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे। आईबी का काम और इसका मैंडेट क्या है, आज ये भी क्वेश्चन उठाया गया अटॉर्नी जनरल साहब से, और आईबी का किरदार माजी में क्या रहा, ये क्लास अब से हवालों से जानेंगे। ब्रेक लेंगे हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। आईबी से और उसके किरदार से मुताल्लिक बात करें। क्लास अब माजी के आपने कहा था कि आप हवालों से बताएंगे कि आईबी की पहली बार नहीं, मुतादिद मरतबा पहले भी सवाल होते, इससे पहले भी ना इंटेलिजेंस ब्यूरो हो या दीगर इंटेलिजेंस एजेंसी, सिर्फ इंटेलिजेंस ब्यूरो का इसमें मसला नहीं है। ठीक है। सबसे पहले वैसे तो टेलीफोन टैप होना पाकिस्तान में होते रहते हैं, ये लाख हमारी जनता इनकार करें जी हम नहीं करते, ये होते हैं। लेकिन हम वो चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहते हैं जो रिकॉर्ड पे हैं, जिनके बारे में अगर सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीडिंग हुई है। सबसे पहला जो बड़ा एक आया था वो था ये जब चीफ जस्टिस, ये माजी में ये नवाज शरीफ साहब और इनकी हुकूमतें अदालतों के टेलीफोन टैप करती रही हैं। ये जीएटी वाले तो बेचारे छोटे से हमारी तरह के लोग हैं ना, ये जजेस के टेलीफोन भी टैप होते रहे हैं। कल आपके साथ एक और बहुत बड़ी स्टोरी शेयर करूंगा मैं कि कैसे कैसे टेलीफोन टैप होते रहे, कैसे कैसे स्कैंडल्स आते रहे। एक चीज है, कल तक उसको रखते हैं जरा, आज जरा इस पे बात करते हैं कि सबसे पहले जो आगे डिस्क्लोज किया था ना ऑफिशियली तौर पर कि जी मेरे टेलीफोन टैप हो रहे हैं, वो इस मुल्क के चीफ जस्टिस है जिनका नाम था चीफ जस्टिस सजाद अली शाह साहब। और शाह साहब जो हैं उस वक्त नवाज शरीफ साहब के साथ उनकी टग ऑफ वार चल रही थी, उनकी आपको याद आ जाएगा वहां पे उनको तौहीन अदालत में बुलाया गया था। एक दिन उनके घर से बगिंग डिवाइसेस मिली थी चीफ जस्टिस के घर से, सजाद अली शाह साहब से। वो सुप्रीम कोर्ट उठा के ले आए थे, जनाब इस मुल्क में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के भी इंटेलिजेंस एजेंसी जो हैं ये टेलीफोन टैप कर रही हैं। लोग भूल जाते हैं, लोग भूल जाते हैं, याद नहीं है। ये बहुत बड़ा आपको याद होगा स्कैंडल था उस दौर का कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के टेलीफोन टैप करवा रहे हैं यहाँ पे इंटेलिजेंस एजेंसी जो है। उसके बाद वो खैर जो भी हुआ, प्लस जब फरूक लगारी साहब की आपको याद होगा बेनजीर भुट्टो की हुकूमत उन्होंने तोड़ी थी, तो जब उनकी वहां पे ये केस पेश हुआ था सुप्रीम कोर्ट में उसको प्ली करने के लिए, उस वक्त भी जो काउंसिल थे इनके फरूक लगारी साहब के जो बेनजीर भुट्टो के उनके खिलाफ पेश हो रहे थे कि हमने हुकूमत सही तोड़ी है, उन्होंने भी ये इल्जाम लगाया था बेनजीर भुट्टो साहब की हुकूमत के जनाब कि ये भी टेलीफोन टैप करवा रहे थे लोगों के, मीन्स हमारे करवा रहे थे। वो प्रेसिडेंट पाक, बल्कि उस वक्त इल्जामात लगे थे, इनको याद आ जाएंगे कि उस वक्त भी ये इल्जामात लगे थे कि फरूक लगारी साहब की फैमिली के लोगों का टेलीफोन टैप हो रहे हैं। अब मैं मजीद डिटेल में नहीं जाना चाहता, डिसेंसी डजंट अलाउ इट, कि फैमिली के टेलीफोन भी टैपिंग हो रही थी। मैं जरा आपको थोड़ा सा बिल्डअप कर रहा हूँ केस कि ये जो कुछ करिए तो मामूली सी बात है जी, हमने इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोगों ने जी डाटा इकट्ठा किया है, आगे सुनते हैं। उसके बाद यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में एक और केस पेश हुआ, वहां पे उनसे पूछा गया कि ये बताया जाए, और उस वक्त पता कौन थे इंटरेस्टिंगली, 2000 मैं आपको 15 की बात बता रहा हूँ, जस्टिस साकिब निसार साहब की जो अभी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, इनकी सरबराही में बेंच था जो इस पे बैठ के हेयरिंग कर रहा था कि हमें यह बताया जाए कि पाकिस्तान में इंटेलिजेंस एजेंसी जो है ये किस किस के टेलीफोन टैप करते हैं और किसकी इजाजत से करती हैं। ये साकिब निसार साहब की इसमें बेंच था, उसमें बड़ी मजे की चीजें निकली। पता यह चला कि साकिब निसार साहब के सामने जो पेश की गई और इंटेलिजेंस ब्यूरो ने लिस्ट पेश की, नाम नहीं दिए गए थे, सिर्फ टेलीफोन नंबर्स दिए गए थे, वो थे 5594 ये टेलीफोन टैप कर रहे थे इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले। उन्होंने आईएसआई से मांगे कि आप भी टाइप करते हैं, आप भी दें। आईएसआई ने इनको नाम नहीं दिए थे, ना इनको पता था। ये तो खैर इनकी अच्छी बात तो समझे ना इंटेलिजेंस ब्यूरो वालों की कि शरीफ लोग हैं, जब कम से कम लिस्ट दे देते हैं, नंबर दे देते हैं, नंबर दे देते, चलो नंबर दे देते हैं, उनको कहा जाता है। अब भाई अगले की बात कहने को तो आफ्ताब सुल्तान कह सकते थे कि जी हमने उनको डाटा इकट्ठा नहीं किया, मतलब भाई 100 चीजें है ना। उन्होंने लेकिन जाके कहा हाँ जी हम कर रहे हैं। उन्होंने 5594 लोगों के वहां पे नंबर्स भी पेश किए। उस पे उन्होंने कहा था कि इसका मतलब तो ये है कि, और जजेस ने सबसे पहले तो अपने नाम देखने की कोशिश की होगी कि हमारे नंबर्स हमारे नाम हैं या इसमें नहीं है। सो एक तो चीज ये है। एक इसके बाद एक पार्लियामेंट्री कमेटी थी, कर्नल तहर, ये मशदी साहब जो हैं, ये सेनेटर जो हैं, इन्होंने भी एक इनको कंप्लेंट की थी सलीम मांडवी वाला साहब ने, जो सेनेटर हैं पीपल्स पार्टी के और साबिक फाइनेंस मिनिस्टर हैं। इन्होंने कहा था कि इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है ना मेरे टेलीफोन टैप कर रही है। वैसे ये भी बता दूं, मुझे याद ना भूलना जाऊं, शौकत अजीज साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे, उनका सबसे फेवरेट जो काम था ना
वो जर्नलिस्टों के, अपने वजीरों के, अपने पॉलिटिशियंस के, अपने दोस्तों के टेलीफोन टैप करवाना था। एक कर्नल साहब थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता उनका, एक कर्नल साहब उनके बड़े फेवरेट थे। वो कर्नल साहब रात को जाके तमाम लोगों की गुफ्तगू, उनका वर्बैटम, उनकी एक्टिविटीज, उनके दीगर चीजें वो उनको पेश की जाती थी। इनको ये जो है शौकत अजीज साहब का, उनका फेवरेट, उनका टाइम पास यही था कि बैठ के वो करवाएं, वो टेलीफोन टैपिंग पे गुफ्तगू क्या हो रही है। वैसे माइंड ना कीजिएगा, इससे पीछे जाने से बातें मेरे जहन में बहुत आ रही है। मैं दो चार वाक़या मैं भी सुनाना चाहूंगा, पहले मुकम्मल कर लें। भुट्टो साहब को जाना चाहता हूं। मैं भुट्टो साहब का केस जो हुआ ना, जब रिव्यू के लिए उन्होंने डॉक्टर बाबर रहमान साहब ने फाइलें पेश की थी वहां पे सुप्रीम कोर्ट में, तो मैंने वहां कोई चीजें पढ़ी वहां से। इवन भुट्टो साहब जो है उनको भी ये टेलीफोन टैपिंग करके उनको रिकॉर्डिंग के वर्बैटम उनको भी भेजे जाते थे कि फलां फलां क्या ये गुफ्तगू हुई है, फलां की फलां से हुई है, आज उसने ये किया है, आज फलां ने ये किया है। सो उस पर जब, खैर ये मैं छोटा सा आपको एक हिस्टोरिकल में वो आपको पर्सपेक्टिव दे रहा था। इवन वो कहते हैं जब जुनैजो साहब की हुकूमत इनकी बरतरफ हुई थी, वो भी टेलीफोन टैपिंग पे हुई थी। ये पता चला था जुनैजो साहब जो हैं वो जनरल जिया साहब के जर्नल को फड़काने वाले हैं ओजड़ी कैंप इस पे इंक्वायरी पे, वो वहां से लीक उनको लीड मिली थी। ये अलहदा चीज है। इंटेलिजेंस एजेंसी टेलीफोन भी टैप करेंगी, चेस भी करेंगी, डेटे भी इकट्ठे करेंगी, लेकिन जब वही प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो उनका सरदार है, चीफ है, सरबराह है, जिसको सैल्यूट मारेंगे, जब उसकी हुकूमत डिसमिस होने वाली है उनको इतला नहीं देंगे कि एक्सीलेंसी यू आर ऑन योर वे आउट, कभी नहीं बताएंगे। ना बेनजीर भुट्टो को पता चला था 6 अगस्त 1990 को, ना नवाज शरीफ साहब को 12 अक्टूबर को पता चला था कि हजूर के रात को आपके क्लीन आपके नीचे छीना जाएगा, वो नहीं बताते। बाकी सब बताते हैं रऊफ आज किससे मिला था, आमिर मतीन साहब ने किसको फोन किया, फलां किससे मिला था, वो वॉशरूम में कितने बजे गया था, उसने खाना कब खाया, सिगरेट कब सुलगा, ये सारा तो आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। जब आपने उल्टा होना होता है और आपके नीचे से कलीन छीना जाना होता है, उस वक्त इनको नहीं बताते होते। सो ये कहने का मतलब ये है कि इन्होंने एतराफ किया है कि हम उनका कर रहे थे। आप देखते हैं कि कोर्ट इस पर क्या करते हैं। माजी के तजर्बे मेरे ये कहते हैं माजरत के साथ कि हमारी अदालतें भी इनका कुछ नहीं कर सकती। आप मुझे पता क्या बना, वो जो जस्टिस वो साकिब निसार साहब का बेंच चल रहा था जिसमें 5594 लोगों के फोन पेश किए गए, टैपिंग हो रही है। आईएसआई ने रिपोर्ट ही नहीं पेश की थी, जो अब तक उस वक्त की बात में पेश मतलब आमिर साहब ठीक कह रहे हैं कि हमें सुप्रीम कोर्ट बेबस नजर आई है। नहीं, आज नहीं, मैं नहीं मानता। खैर मेरा इस पे और भी होगा, इनसे वो 2-4 वाक्य सुन लें। सुप्रीम कोर्ट बेबस फिर आपकी तरफ आते हैं। आम आदमी को ये आईबी का कि जी आईबी टेप कर रही है किसी के फोन या सुन रहे हैं, ये बड़ा आम लगता है, मगर हम सहाफ़ियों को जो ख़ास तौर पे इस्लामाबाद में रहते हैं सबको इस चीज़ की आदत होती है। पिछले 20-30 साल से ये सिलसिला चलता रहता है। प्राइम मिनिस्टर को सुबह जो है ना एक फॉर योर आइज ओनली समरी जाती है, और ये टेक्निकली ये जो इख्तियार है ये प्राइम मिनिस्टर के पास है कि किस किस का आपने करना है, उन्होंने देना होता है। इजाजत प्राइम मिनिस्टर देता है, यस देता टेक्निकली वो है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब को इतनी कोई ना उनके पास इतना टाइम है ना इतना इंटरेस्ट है कि इतना फाइल वर्क नहीं करते हैं, तो अमूमन ये इख्तियार उनके पर्सनल सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास आ जाता है। उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, तो एक तो जो है ना वो ज़ाती ज़िंदगी इस तरह के हमने माजी में काफ़ी अफसरान हैं जो इस चीज़ का मज़ा लेते रहते हैं कि रात को रऊफ क्लासरा, नुसरत जावेद, शाहीन से भाई, आमिर मतीन ये कहाँ बैठे हुए थे, कौन सा मशरूब पी रहे थे और हमारे खिलाफ या किसी के खिलाफ क्या क्या बातें कर रहे थे, या जो है ना वो फलाना आदमी अपनी किसी गर्लफ्रेंड से क्या बात कर रहा था या अपनी या किसी की बीवी से क्या बात कर रहा था। आप हमारे दोस्तों को डरा रहे हैं। हमने तो ये फिक्र करना बड़े अरसे से छोड़ दिया है कि जनाब ऐसे हैं वैसे हैं, आप हमसे टेलीफोन पे तो आपका ना करें, आपका कहना ये है। आपका और हमारा तो टेलीफोन, हम तो ये आदत है कि ये जिसमें कुछ है, मगर बात ये है कि इंसान कई दफ़ा अपने मुलाजिम से भी गुफ्तगू टेलीफोन पे कर रहा होता है, मूड में होता है, गुस्से में होता है, गाली गलूज कर ले, अगर वही रिकॉर्डिंग जो आपकी मेरी या किसी की आम तौर पे जो कर रहे होते हैं, पंजाबी में फॉर एग्जांपल कर रहे हैं और गुस्से में है, तो वो अगर टेप किसी के पास आ जाए, कोई कहा हैं आमिर मतीन जो है यार ये तो बड़ा बदतमीज आदमी है, क्योंकि ये हर कोई किसी वक्त बदतमीज हो सकता है, तो वो अक्सर जो है ये जो है ना जाती मजे के लिए ली जाती। दूसरा गवर्नमेंट के जी मैं देखे जी आपका ये पकड़ लिया, ये आपके खिलाफ है, ये नहीं है। अक्सर जो है ये इस मुल्क के अंदर ये ऐसे तो नहीं 50,000 बंदा मर गया कि कौमी सलामती के नाम पे जो रिकॉर्डिंग होती है, कौमी सलामती का इसका दूर दूर से ताल्लुक नहीं है। मुल्क का सारा लॉ एंड ऑर्डर सत्यानाश हो गया, 50,000 बंदे पकड़े गए और मारे गए, और लाखों करोड़ों के साथ जो जुल्म हो रहा है, क्योंकि ये टेपिंग जिसके लिए ये टैप करते हैं वो उस काम के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही है, सिर्फ मजे लेने के लिए किया जा रहा है। और वो मजे ले रहे हैं,
हमें कोई अब तकलीफ नहीं रहेगी, हम कह रहे हैं कि पिछले 30 साल से मजीद क्या रिकॉर्ड कर लेंगे। हमारी जिंदगी कोई किताब। चलिए हम छोटी सी ब्रेक पे चलते हैं। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे। इसके साथ साथ ये भी आपको बताएंगे कि हफ्ते के रोज खादिम आला पंजाब तो GIT के सामने पेश हो गए, रहमान मलिक साहब भी पेश होंगे, लेकिन मजीद किस किस का बुलावा आ सकता है ये डिटेल्स भी आपके सामने रखेंगे हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। शहबाज शरीफ साहब तो हफ्ते के रोज GIT के सामने पेश हो गए, लेकिन फोन टैपिंग के हवाले से गुफ्तगू हमारी जारी थी। क्लास फोन टैपिंग का वही जो आज वो तो खैर मैंने डिटेल से बता दी कि कई दफ़ा केसेस आए हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो लिस्टें भी मंगवाई, वो कर करा के वो बातें इधर उधर हो गई। जैसे मैंने कहा जस्टिस साकिब निसार वाले बेंच का हमें कोई पता नहीं है कि उसका क्या बना या नहीं बना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मेरा ख्याल है खासा उन्होंने आज आप कह रहे थे बेबस लग, कोई बेबस नहीं लग रही थी। मैं आमिर साहब से नहीं एग्री कर, कोई बेबस नहीं लग रही थी। उन्होंने सही लोगों को सही वार्निंग दी है और मेरा ख्याल है कि शायद वो पछता भी रहे होंगे। कल प्रोसीडिंग्स दोबारा है ना, कल और मुझे और लगता है कि ये जो 8-9 की लिस्ट पेश की गई है कि इसके बाद इनको भी बुला लिया जाए कि हुजूर आप तशरीफ ले आए और आप जो है आपने किस तरीके का वो किया है सारे का। सर मेरा ख्याल सुप्रीम कोर्ट सही फैसला उस पर कर रही है, सारे की सारी चीजें सही है, ठीक है। लेकिन आमिर साहब हफ्ते वाले दिन शहबाज शरीफ साहब भी पेश हो गए हैं GIT के सामने, किसका बुलावा आएगा? मेरा ख्याल उनका वो जो क्लिप पड़ा हुआ वो दिखा रहे हैं आप आज जो है वो हमारे पास मौजूद है, क्लिप हमारे पास मौजूद है। चलिए वो क्लिप फिर क्लास साहब हम पहले दिखा देते हैं, क्लिप दिखा दें पहले। वो शहबाज शरीफ साहब क्योंकि इस्लामाबाद कभी कभी आते हैं और नॉर्मली उनको लाहौर के क्राउड की बड़ी आदत है, वो ज्यादातर अपने ही दोस्त यार है उनके, तो यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट था जो सवालात वो तो नहीं करे, एक आधा ही सवाल लिया और उसके बाद वो चले गए। सवाल का रिएक्शन भी हम देखा। जी क्लास साहब आप कुछ मैं यही कह रहा था जैसे आमिर ने कहा है ना कि लाहौर के वो आदि नहीं है, लाहौर में अल्लाह के फजल से, लेकिन साफ ज़ाहिर कुछ एग्जांपल्स हैं, देयर आर वेरी ऑनरेबल पीपल एज वेल बट वेरी फ्यू। जो अच्छे लोग 2-4 थे बहाल हिटिंग साफी, वो खैर इस्लामाबाद ही आ गए थे मेरा ख्याल है, अब भी खैर 1-2 बच्चे हैं वहाँ पे। तो शहबाज शरीफ साहब ये तवक्को नहीं करते कि आगे से कोई इतना गुस्ताखाना सवाल उनसे किया जा सकता है कि हजूर अगर भुट्टो ने आपको तबाह कर दिया, जनरल मुशर्रफ ने तबाह कर दिया, तो ये अरबों खरबों की प्रॉपर्टी तो खुद उसमें कह रहे हैं कि हमने कर्जा अदा किया 6 अरब समथिंग का, आज तक हमें नहीं पता चला कि ये जो बैंकों का कर्जा दिया था पैसा आया कहाँ से है यार। कि आप तो वो आपको तो आए हुए, अगर कारोबार तो बंद थे आपके बकौल, आप वापस है 2008 में सर इतना पैसा 7 में आपने 4-5 सालों में 6 रुपए उनके वापस भी कर दिया, उसका टैक्स कितना दिया, कहां से, ऐसी क्लास अरबों रुपए की आप बात कर रहे हैं। जस्ट टू गिव यू वन एग्जांपल कि हुदैबिया का केस क्या है कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने बकौल एलिजिडली बाय इसहाक डार के कन्फेशनल बयान में जो उन्होंने कहा जी इन्होंने सिर्फ 10 करोड़ रुपए का क्रेडिट मांगा था, सारा केस 10 करोड़ रुपए के क्रेडिट का है। 10 करोड़ क्या चीज होती है, पहले अभी खरबों रुपए की प्रॉपर्टी है। 1992-93 का वो वाकया बताते हैं कि इनके पास 10 करोड़ का क्रेडिट नहीं था, उसके लिए मुबैना तौर पे वो सारे अकाउंट्स बनाए गए, उस 10 करोड़ का क्रेडिट कराने के लिए सारी मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। सिर्फ 10 करोड़ रुपया, इनके पास 10 करोड़ रुपए का क्रेडिट नहीं था 93 में। अच्छा वो डार साहब को एक दाद तो दें, उनके मैं फुटेज देख रहा था, मियां नवाज शरीफ साहब जब अंदर पेशी के लिए जा रहे थे तो मियां साहब मुड़ के देखते रहे, डार साहब तोड़े की तो सारा कैसे जा रहे हैं, वही ना वो कन्फेशनल स्टेटमेंट से हुआ है ना उनका, आया ना वही मनी लॉन्ड्रिंग का वहीं से शुरू हुई ना, जो जनरल अमजद को उन्होंने पेश किया था। कह रहे होंगे कि जनाब के तोड़े भुगत रहे हैं, डार साहब लेकिन ड्यूटीफुल खड़े रहे। जब कल शहबाज शरीफ साहब थे फिर भी डार साहब उनके करीब से उनके साथ गए हुए थे। डार साहब को दाद तो दें कि पर्सनली तौर पर उन्होंने मॉनिटर किया है कि मियां नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब पहले फंसे स्टेटमेंट में, उसमें ये कन्फेशनल स्टेटमेंट में पहले फंसाया उनको, फंसाने के बाद एक को GIT के सामने पेश भी करके खुद गए हैं। ये डार साहब का कौमी एक मेरा ख्याल सर्विस है, स्टूडेंट भी। चलिए सबको वो पेश तो कर रहे हैं। जब GIT के अंदर पेशी के बाद शहबाज शरीफ साहब वापस आए हैं, बाहर निकले हैं, तो सहाफी ने सवाल किया 35 साल से आप लोग हुकूमत कर रहे हैं, लाहौर के अगर अस्पतालों की हालत देखिए, एक बेड पे 2-2 मरीज हैं, मगर अगर आपके खानदान को देखें, आपका एक बच्चा अरबपति बन चुका है। इस सवाल पर शहबाज शरीफ साहब का क्या रिएक्शन था वो पहले आपको सुनाते हैं, वापस आके इस पे बात करेंगे। हर बच्चा अरबपति है, 30 साल से। वाह 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 वाह, बात सुन लें, ये बात सुन लें भाई, बात सुन लें भाई, बात सुन लें, जवाब दें। ये कोई जवाब नहीं है। शरीफ फैमिली के तमाम कारोबार जो तबाह किए कारोबार जो तबाह, सुन लें बात, हकायक से मुंह ना चढ़ाए ना। शरीफ फैमिली के जो कारोबार तबाह किए वो क्या लूट खसूट नहीं थी भुट्टो हुकूमत की, उनकी साहबजादी की हुकूमत की, मुशर्रफ की हुकूमत की? क्या जो आप मुझसे बात करें, क्या किसी
अस्पताल के एक्सरे मशीन से कोई करप्शन निकली, कोई सड़क से करप्शन निकली, कोई मेट्रो से करप्शन निकली, तालीम के मैदान में करप्शन निकली, कोई पानी के मैदान में करप्शन निकली, बिजली के मंसूबों में करप्शन निकली। खुदा का खौफ खाएं, उसके बावजूद भी उस मालिक से डर के कहते हैं एक नहीं करोड़ मरतबा हिसाब करो। क्लास साहब, खादमी आला का ये क्लिप देखने के बाद वही आप वाली मिसाल, सवाल गंदम जवाब चा नहीं लग रहा था मुझे। ये पूछा कुछ है, जवाब कुछ दे रहे हैं वो। अब मैं शहबाज शरीफ साहब को क्या कहा जा सकता है, पता जब वो अदाकारी करने पे आते हैं तो फिर तो उनका कोई जवाब नहीं है। अभी बाकी छोड़ दें, उन्होंने कहा जी हमारी कोई करप्शन निकाल के देखें। अब मसला ये है कि कैसे करप्शन निकाली आमिर साहब। जब करप्शन निकल के आती है, रेफरेंसेस बनते हैं, ट्रायल होता है, सजा होने लगते, 4 रेफरेंसेस हैं इनके खिलाफ जब जनाब मुशर्रफ दौर में, उन्होंने डील कर ली, रेफरेंसेस बंद, करप्शन नहीं निकली। मुझे समझाया जाए, करप्शन नहीं की थी। हमजा शहबाज शरीफ साहब के मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं जो कई दफ़ा मैं रेफर कर चुका हूं। इन्होंने 33 करोड़ रुपया नैब को पेमेंट की हुई है ऑन बिहाफ ऑफ नवाज शरीफ साहब। हमजा शहबाज शरीफ साहब मुझे इस सवाल का जवाब दे दें, शहबाज शरीफ दे दें, अगर आपने करप्शन नहीं की थी, कोई गलत काम नहीं किए थे, नैब को आपने 33 करोड़ रुपए की कैश पेमेंट कैसे की है, ये मुझे समझा दें। और क्यों की है? क्यों की है? मतलब करप्शन नहीं थी, आपने गलत कोई काम नहीं किया, आपको करप्शन को पकड़ी कभी नहीं गई, ये कहां से की, क्यों की? कोई डोनेशन दिया आपने नैब को, डोनेशन दिया कि जनाब आप गरीब लोग हैं, सुने आप लोगों की तनख्वाहें नहीं है, भूखे मार रहे हैं, ये ले जनाब ये 33 करोड़ रुपए हम आपको देते हैं। नंबर 1। दूसरी बात ये है कि जहां पे इनके इदारे जहां से करप्शन पकड़ी जानी चाहिए, आमिर साहब वो ऑडिटर जनरल पाकिस्तान का सबसे बड़ा ऑफिस है, वो आपने ओहदे तबाह करके रख दिए हैं। ऑडिट आप किसी चीज का ऑडिट होने नहीं देते, जहां पे कोई चीज पकड़ी जानी चाहिए वहां पे आग लग जाती है। सर LDA में आग लग जाएगी। उन्होंने कहा कोई बिजली का प्रोजेक्ट बता दें। नंदीपुर क्या था? आपने खुद शहबाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, नंदीपुर में करप्शन हुई है और नैब को इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। ये कह दिया सोलर आपके उसमें क्या हुआ है सर, जो 16 आरोपी आपने वहां पे लगाया था। मतलब आपकी सस्ती रोटी का स्कैंडल हो, आपका दानिश का आपका स्कैंडल हो, लैपटॉप का आपका स्कैंडल हो, मोटरवे का ये स्कैंडल अभी 1992-93 वाला, वो तो इनाम सहरी साहब जो हैं वो आपके सामने एक्सपोज कर रहे हैं कि कैसे कैसे आपने बैठ के आपने वहां पे वो चीजें की हैं। आप इतने अच्छे और समझदार लोग हैं, इतनी आप अच्छी वारदात डालते हैं, जो करप्शन के इल्जामात अब आपके सामने आ रहे हैं 1992 के हैं। और भाई हम वो तो संभाल लें, हमसे तो वो नहीं संभले जा रहे कि 1992-93 में आप लोगों ने कैसे पैसा बनाया, बहर कैसे लेके गए, आपने वहां पे फ्लैट्स कैसे खरीद लिए, वो चीजें तो अभी सेटल होनी है। 1900 आपकी 97-99 में आपने क्या कुछ कमाया वो भी आना बाकी है। अभी आपने क्या वारदातें डाल रही हैं, बहुत सारी तो सामने आ रही हैं, उनके लिए 20 साल मजीद इंतजार किया जाए सर, वो तो फिर अभी तो 20-25 साल पीछे वाले आ रहे हैं। अगला देख लें। अच्छा ये तो माजी के हो गए, और भी बड़ी लंबी डिटेल है। अभी सलीम मांडवी वाला साहब जो हैं पीपल्स पार्टी के सेनेटर और वो उसके फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने नया आप पे स्कैंडल, ये हमारा किया हुआ नहीं है जो हमें कहते हैं मीडिया निकाल के ले आते हैं। सलीम मांडवी वाला साहब जो हैं वो आपके एक्स फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जिम्मेदार आदमी है, कोई हमारी तरह चलो नहीं जी हो सकता है रऊफ ने बोंगी मार दी, आमिर मतीन साहब ने गलत बात कह दिया जी, वो तो बात समझ में आती है। वो ये कहते हैं कि सिविल एविएशन जो बोर्ड है लाहौर का, एयरपोर्ट को गैर कानूनी तौर पर आप उन पे अपने वो कारण टेंडर दे रहे हैं अपने लोगों को, मनपसंद लोगों को। जी मनपसंद लोग, और अभी तक हमें सिविल एविएशन या कहीं से कोई जवाब इसका नहीं आया। और जो टेंडर जो हैं वन पार्टी देंगे सर, अपना बंदा देंगे, और मोस्टली इनके अपने, आप इस्लामाबाद एयरपोर्ट को देख लें, बिल्कुल मतलब ये ऐसी उस उम्र अयार की जुम्बील बन गया है ये इस्लामाबाद एयरपोर्ट, कि जिसको भी पैसों की जरूरत पड़ती है, कि मेरे जैसे किसी अपने कोई उसको वो दरबारी को नवाजने के लिए किसी, वो कहते हैं यार तेरे को कुछ नहीं सर, यार इसको इस्लामाबाद एयरपोर्ट का ठेका दे दो। इस्लामाबाद न्यू एयरपोर्ट जो है पिछले आपके 20 सालों से 15-20 सालों से बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं बन पा रहा। सलीम मांडवी वाला साहब ने जो चीजें की हैं आपके सामने हैं, आप उसको देख लें। बारनी शहबाज शरीफ साहब जो है वो अब ना माने तो हम उस पर क्या कह सकते हैं। सही है, ठीक है। अभी तो रहमान मलिक साहब भी पेश होंगे, आमिर साहब मजीद भी बुलावे आने वाले हैं, आ गए पाकिस्तान में, वैसे वो आ गए हैं। तो रहमान मलिक साहब की जो रिपोर्ट है वो 92-93 की है। ये इनाम सहरी साहब तो वो जो कागजात दिखा रहे हैं हम अपने प्रोग्राम में दिखा चुके हुए हैं कि शैमरॉक को, जिसके कंपनी जिसके नाम पे वो नीलसन और नेस्कोल के अलावा शैमरॉक कंपनी जिसको इन्होंने ओन किया हुआ है, 92-93 के चेक्स हैं वो उसके अंदर मौजूद हैं कि जनाब जो कंपनियों को उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस है, सिर्फ बाकी छोड़े हैं जो कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब के हमारे पे तो सब कुछ तफ्तीश हो चुकी है, हम भुगत चुके हैं। हुदैबिया क्या है, 19 साल पुराना केस है। इनके अपने दौर में 1998 के अंदर जब ये पावर में थे, ये उस वक्त जो है इनकी कंपनी के अकाउंट्स में एकदम एक लॉस में 9 करोड़ रुपए का कंपनी का हुदैबिया का लॉस था, और एकदम से शेयर होल्डर्स के अकाउंट में 64 करोड़ रुपए आ जाता है।
वो उन्होंने कहा जनाब इसकी डिटेल्स दे, वो भी मांग ही रहे थे, वो डिटेल नहीं आई। 1999 हो गया, बाद में तफ्तीश 19 साल हो गए हैं, वो तफ्तीश तो सिर्फ नहीं आई। खुद एक केस सिर्फ हुदैबिया ही ले ले। बात यह है कि खुद इनके इकरार के मुताबिक 1947 में एक भट्टी से लेके ये पाकिस्तान के सबसे बड़ा, वो कहते हैं हमारा अंग्रेजों ने भी एहसास किया था ना। किस दिन मैं इनके सारी रिसर्च कर चुका था, वो एक किताब जो ना लिखी जा सकी उसकी तफसीलात बताऊंगा। मैं तो उस महल्ले के एक नवाज शरीफ साहब जिससे छोले खाते थे, जिसके साथ क्रिकेट खेलते थे, जिसके साथ तंगे उड़ाते थे, उन सब के इंटरव्यू कर चुका हूँ। मैं तफसील बता दूंगा। हमने इन पे PhD की हुई है लिटरली। बात ये है कि ये 1985 में जब ये प्राइम मिनिस्टर बने तो मैं मुबशर हसन साहब का इंटरव्यू करने गया, मैंने इनकी तफसील जानना चाह रहा था, उनको याद नहीं आ रही थी। वो कह रहे हाँ यार बात ये है कि वहाँ कई 100 खानदानों की नेशनलाइजेशन हुई थी। वो इनके ये इस तरह बताते हैं कि इनके खिलाफ टारगेट कर रहे हैं। भुट्टो साहब इनके मुतालिक सोचते थे भाई ये इतने अमीर नहीं थे 1970s में, ये कहीं 150-200 नंबर पे शायद आते होंगे। अब सडनली दे आर द मोस्ट रिचेस्ट, दे आर द रिचेस्ट फैमिली ऑफ दिस कंट्री। कैसे? या तो ये बहुत चालाक थे, ये पाकिस्तान जो है एक सोने की कान था। सवाल ये है इनके लिए है, आम आदमी के लिए क्यों नहीं है? ये जो रैग्स टू रिचेस स्टोरी है, आम आदमी क्यों नहीं ये सोने की कान में से सोना निकाल सकता? जितना अपना जाति लास्टली जितना अपने लिए जिस तरह पैसा बनाते हैं, मुल्क के लिए क्यों नहीं बनाते? बिल्कुल मुल्क नीचे जा रहे हैं, अपनी कंट्रीज ऊपर जा रही हैं। इंशाल्लाह कल क्लासेस साहब के मुताबिक एक बहुत बड़ी स्टोरी भी आपके साथ शेयर की जाएगी। इसके साथ ही प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।